नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आ जाइए हम अपनी शिक्षा मनोविज्ञान की जो वस्तुनिष्ठ पुस्तक है उसको हम कर लेते हैं। जो आप सभी जानते हैं कि ये अवनी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है और धीर सिंह धाबाई के द्वारा ये पुस्तक लिखी हुई है। इसमें ओल्ड क्वेश्चंस जितने भी एग्जामिनेशन में आए हैं उन सब का समाहित, इन सब प्रश्नों का समाहित इसमें किया गया है। तो हम किसी भी तरह की देरी नहीं करेंगे और अपनों प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है अपना, बालक का निम्नांकित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है। तो सबसे कम जो प्रभावित होगा किसके द्वारा, विद्यालय और शिक्षक के द्वारा। तो यहाँ शारीरिक पक्ष जो है वो यहाँ सबसे कम प्रभावित होगा। शारीरिक विकास का वंशानुक्रम, वातावरण और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, खेल, योग, नियमित दिनचर्या व संतुलित भोजन का प्रभाव पड़ता है, ना कि विद्यालय और शिक्षक का। निम्नांकित में से कि मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी, देखो ये प्रश्न पहले भी आ गया है कि मौलिक व्यवहारवादी कौन है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, स्किनर। व्यवहारवाद के पिता वॉटसन और आगे बढ़ाने वाले स्किनर थे। तो जनक तो किसको माना जाएगा व्यवहारवाद का, वॉटसन को। और स्किनर जो थे इस व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने वाले मनोवैज्ञानिक थे। अनुदेशन उद्देश्य को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। सभी चारों ऑप्शंस को आप पढ़ सकते हैं, जैसे शिक्षक अंतः प्रक्रिया है, शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि है, शिक्षण सौदेश्यपूर्ण गतिविधि है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसका जो आंसर आएगा वो अपना आंसर है शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि है। नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण औपचारिक है, कला व विज्ञान दोनों है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, उद्देश्य युक्त है, ज्ञानात्मक क्रियात्मक है, कौशल युक्त प्रक्रिया है। शिक्षण के दो पक्ष होते हैं, सीखने वाला और सिखाने वाला। तो शिक्षण कैसा है, औपचारिक प्रक्रिया है, यानी चार दीवारी के अंतर्गत होता है। कला और विज्ञान दोनों। कला भी, अगर शिक्षण में कला नहीं है, देखो विज्ञान तो है ही, क्योंकि कारण, व्याख्या, विधि, विधान सबके आधार पर जो शिक्षण करवाया जाता है। और शिक्षण अगर एक तरीके से यानी रेखीय प्रक्रिया से चलता रहे तो शिक्षण को मतलब नीरस हो जाएगा। इसको भी एक शिक्षण करवाने की भी एक कला होती है और उस कला के आधार पर ही जो बच्चे हैं प्रभावित होते हैं और शिक्षण प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना और निष्पादन विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है या कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है शिक्षण। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी अधिगम आवश्यकताओं के आधार पर पढ़ाता है तथा उनकी अधिगम समस्याओं का समाधान करते हुए अधिगम स्रोतों की ओर ले जाता है, तो शिक्षण का स्तर होगा। आप सभी जानते हैं कि ये प्रश्न रसायन विज्ञान आरपीएससी व्याख्याता में आया। देखिए, प्रश्न सारे जितने भी आए हुए हैं ना, वो सब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कॉमर्स में आया है, ये कॉमर्स में आया है, ये भी कॉमर्स में आया है, ये भी कॉमर्स में आया। तो जो 2014 की जो परीक्षा हुई है उसमें ये प्रश्न समाहित किए गए हैं। इसके आंसर को हम इसके जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं हम कि क्या है। तो विमर्शी स्तर, इसका जो आंसर होगा अपना विमर्शी स्तर। नेक्स्ट है, आई के डेविस के अनुसार शिक्षण की प्रमुख अवस्थाएं। ये प्रश्न मैंने पहले भी वीडियोस में बता दिया कि कौन कौन से एग्जाम्स में आया हुआ है। तो अपना इसका जो आंसर होगा वो आंसर है अपना नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण और नियंत्रण। नेक्स्ट देखेंगे, अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है। तो क्या है, तो जो सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है छात्र निर्मित। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं। तो कौन से अंग हैं, तो आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम इसके अंग हैं। ठीक है, अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है। तो प्रभावहीन युक्त नहीं है, हीन है। तो आपको ध्यान रखना है कि पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग, यानी बच्चे को किसी भी तरह का दंड और पारितोषिक नहीं देना चाहिए। उसको किसी तरह के पैसे वगैरह या कुछ भी नहीं देना चाहिए कि भाई तुम पढ़ लो, मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूँगा, 20 रुपये दे दूँगा। इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत कम मात्रा में इसका यूज करना चाहिए। शिक्षण सूत्रों का आधार होता है, तो शिक्षण सूत्रों का आधार मनोवैज्ञानिक होता है।
नेक्स्ट देखेंगे कक्ष में शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो सीखने के लिए क्या प्रेरित करता है? प्रश्न पूछकर भी करता है, गृह कार्य देकर भी करता है, एग्जाम्पल या उदाहरण देकर भी करता है, इन सभी के द्वारा। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो ऐसा कि अधिगम प्रक्रिया है वो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है? ये करना चाहिए जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। यानी जब बालक है ना, देखो एक शिक्षक को जब कक्षा में वो शिक्षण कार्य करवा रहा हो या जो बच्चा है अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा हो तो उसको जो क्या उसको ठीक नहीं करना चाहिए? नहीं, ठीक करना चाहिए, है ना। बाद में जब बच्चा बता रहा हो तो ठीक भी करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम। निगमन विधि आप सभी जानते हैं, आगमन और निगमन विधि। तो आप सब जानते हैं कि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण और सत्यापन, तो ये तो आगमन के हो गए। लेकिन सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण, उदाहरण किसके हो गए? ये निगमन विधि के हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है तो शिक्षण अनुदेशन है। शिक्षण अनुदेशन है, ये सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, बिल्कुल। घर और परिवार और विद्यालय में दोनों में शिक्षा की जा सकती है, शिक्षण किया जा सकता है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, बिल्कुल, ये भी सही है। तो शिक्षण अनुदेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों, है ना। ये देखिए ना, थोड़ी टेक्निक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसे ही है। शिक्षण व अनुदेशन में अंतर। शिक्षण व अनुदेशन में क्या अंतर होता है? तो अंत्यक्रिया, शिक्षण जो है अंत्यक्रिया युक्त होती है। शिक्षक होना आवश्यकता है। जब शिक्षण करवा रहे होंगे तो कोई ना कोई तो शिक्षण देने वाला होना चाहिए। जो शिक्षण देगा उसको हम अध्यापक कहेंगे। तो अनुदेशन शिक्षण का ही भाग है। तो अनुदेशन क्या है? शिक्षण का ही भाग है। तो शिक्षण कैसी प्रक्रिया हुई? एक व्यापक प्रक्रिया हुई। अनुदेशन कैसा हुआ? संकुचित प्रक्रिया हुई। तो शिक्षण ज्ञानात्मक व क्रियात्मक पक्ष का विकास भी करता है। और शिक्षण कैसा है? ज्ञान भी करता है और क्रियात्मक पक्ष का विकास भी करता है। लेकिन अंत्यक्रिया आवश्यक नहीं है। अनुदेशन में क्या है? अंत्यक्रिया आवश्यक नहीं है, शिक्षक का होना आवश्यक नहीं है। ये मशीन के द्वारा भी इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। अनुदेशन में शिक्षण नहीं है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही प्रयोग करता है। ठीक है, जब इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसमें कोई शिक्षण तो कार्य हो रहा नहीं है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बच्चे को बता रहे हैं कि भाई ये काम करना है, बस कैसे करना है कैसे नहीं करना वो तुम वो जाने, वो बच्चा जाने। ठीक है, या किसी को इंस्ट्रक्शन देंगे हम लोग, है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। तो किससे संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान? शिक्षा मनोविज्ञान उपरोक्त सभी से, यानी अधिगमकर्ता से भी, अधिगम स्थितियों से भी, अधिगम प्रक्रिया से भी, और उपरोक्त सभी इसमें आंसर आएगा। शिक्षक कक्ष में प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है? विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान भी करता है, विद्यार्थियों का चिंतन का अवसर भी देता है, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का भी, और उपरोक्त सभी का कार्य है वो करता है। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे। तो व्यवहारवाद का प्रतिपादन किसने किया था? जेबी वॉटसन ने। बहुत बार प्रश्न बता दिया गया है अब तक इन वीडियोस में बेटा। पिछली क्लासेस अगर आप देखेंगे ना तो उन सब में ये जो एग्जाम्पल जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो सब रिपीट होकर के आ रहे हैं। तो आप सभी देख रहे हैं कि कितने प्रश्न रिपीट होते हैं साइकोलॉजी के अंतर्गत। निम्नलिखित में कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? शिक्षक और विषय के संबंध में। ठीक है, तो ये जो नहीं है ना, किसके अनुसार? रायबर्न के अनुसार। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। तो किस में मदद करता है? बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में भी, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में भी। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो आप जैसा कि सभी जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी होती है और वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी नहीं होती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं बच्चों, है ना।
तो क्या है कि जो आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ होती हैं, देखो आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ एक ही होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता देती हूँ कि पहली होती है आत्मकथा विधि, दूसरी होती है व्यक्ति इतिहास विधि, तीसरी होती है प्रश्नावली विधि और चौथी होती है साक्षात्कार विधि। तो आप अब आराम से बता सकते हैं कि कौन सी विधि आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। अब मैं वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में आपको बता देती हूँ कि वस्तुनिष्ठ विधि यहाँ कौन कौन सी होती हैं। तो पहले आप वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में जानिए कि वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी होती है। तो पहली होती है अपनी निरीक्षण विधि, फिर होती है समाजमिति विधि, फिर होती है निर्धारण विधि और परिस्थिति परीक्षण और शारीरिक परीक्षण। ये सब वस्तुनिष्ठ विधियाँ होती हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, निरीक्षण विधि, समाजमिति विधि, निर्धारण मापनी, परिस्थिति परीक्षण और शारीरिक परीक्षण। ये सब कैसी विधियाँ हैं? वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं। तो कौन कौन सा हो गया अपना, देखिए एक मिनट बच्चों, तो इसमें प्रयोगात्मक विधि भी आएगा अपना, प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि और निरीक्षण विधि। तो वस्तुनिष्ठ विधि कौन कौन सी नहीं है? आत्मनिष्ठ विधि नहीं है। प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, निरीक्षण विधि, समाजमिति विधि, निर्धारण मापनी, परिस्थिति परीक्षण, शारीरिक परीक्षण, ये सब वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। तो इसमें जो आएगा अपना आंसर कौन सा होगा? आत्मनिष्ठ विधि आत्मनिष्ठ विधि है। ठीक है, आत्मनिरीक्षण विधि क्या है? ये आत्मनिरीक्षण विधि आत्मनिष्ठ विधि है। तो आत्मनिष्ठ विधियों में कौन कौन सी विधि आती है? आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि। ठीक है, तो आत्मनिष्ठ विधियों में 4 विधियां सम्मिलित की जाती हैं। विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है। तो कौन सी है विद्युत मस्तिष्क के रूप में? तो अब आप सब जानते हैं कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हमारा जो पहली यूनिट थी, देखिए देखते ही देखते हमारी पहली यूनिट समाप्त हो चुकी है। कि कौन सी पहली यूनिट थी हमारी? शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, संप्रदाय, उपयोगिता, विधियाँ, शिक्षण, अधिगम, प्रक्रिया। ये जो हमारी थी पहली यूनिट। अब तक मैंने क्लासेस में 12 क्लासेस हमारी 12 या 13 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। तो इसमें हमने पहली यूनिट को कर लिया है। ठीक है, 1 से 32 पेज हमने कर लिए हैं और सिर्फ कितने 12 या 13 क्लासेस में हमने ये कंप्लीट कर ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास चलेगी वो चलेगी विकास का अर्थ, क्षेत्र, सिद्धांत और अवस्थाएं। तो आप यहाँ पे इन क्लासेस को अच्छे से देख लीजिए कि पहली यूनिट में जितने भी अब तक को पेपर्स में सब क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब क्वेश्चनों का समाहित किया गया है, कर लिया गया है और क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है पहली यूनिट की। कौन कौन सी? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, संप्रदाय, उपयोगिता, विधियाँ, शिक्षण, अधिगम, प्रक्रिया, जो 1 से 32 पेज तक सर की बुक में सम्मिलित की गई है। ये क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम कल से जो करेंगे वो विकास, अर्थ, क्षेत्र, सिद्धांत और अवस्थाएं। पहली जो शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक की जो पहली क्लास है वो मैं आपको मॉर्निंग में सुबह कर दिया करूँगी, जैसे कि 7 से 8 के बीच में आपको ये क्लास मिल जाया करेगी। और हमारी जो नाथ पब्लिकेशन की बुक चल रही है वो हमें आपको शाम को इसकी क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे मैं अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। नमस्कार बच्चों, सही रहे, खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।